हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोई भी मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल को हिट कर दो नए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों के पास पहले वीडियो पहुंच जाए। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म कैसे लग रही है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रिंग वांग जी के हाथों को छुड़ा करके वो डोर ओपन करके बेडरूम में वापस आ गया था। तो लाल वांग जी भी उसके पीछे पीछे बेडरूम में आता है, जहाँ अजान शीशे के सामने टॉवल से अपना फेस के वो जो पानी से उसने वॉश किया हुआ था तो उसे क्लीन कर रहा होता है और अपनी नज़रों को तिरछा करके वो वांग जी को भी देख रहा होता है जो उसके पीछे खड़ा था। वांग जी अपने हाथों को बार बार मसल रहा था और शब्द ढूंढने का ट्राई कर रहा था कि वो क्या बोले कि उसे काम डाउन करा सके। वहीं विंग ने उसे अभी मौका दिया था। वो गुस्सा था, वो नाराज़ था, बट वो सभी चीज़ें सुनना चाहता था वांग जी के मुंह से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है वांग जी से, वांग जी नहीं लंजा से, और वो उसे चांस दे रहा था। बट वो अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं एक्जैक्टली वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो दोनों को कर रही थी और ये बात विंग भी समझ रहे थे। बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस बात को लेकर के कि उसने उस मॉडल के साथ भी नाइट स्पेंड किया एंड उसके बाद वो हॉस्पिटल आया और उसके बाद फिर उसने वही सब कुछ उसके साथ किया। तो उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। इसीलिए सब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वांग जी उसके करीब आ रहा था तो उसने उसे ज़बरदस्ती उसके हाथ को छुड़ा करके वो वहाँ से चला आया हुआ था। वांग जी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए विंग के करीब आता है और उसके स्टमक को पकड़ते हुए उसे बैक से हग करता है और बोलता है, विंग, मुझे अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। वही विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप अपने हैंड को वॉश कर रहा था, उस अपने फेस को और अपने बालों को वो ठीक कर रहा था। तो सब वांग जी देखता है कि विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो वो वापस से कहता है, विंग। पर विंग अभी भी कुछ भी नहीं बोलता। तो वो विंग को अपनी ओर पलटता है, पलटने के बाद उसके बालों को ठीक करता है, फिर उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड करता है एंड धीरे से उसकी तरफ लीन होते हुए उसके लिप्स पे किस कर लेता है। जो टॉवल विंग के हाथ में था वो ज़मीन पे गिर जाती है, क्योंकि वो भी चाहता था अभी, बट वो बोलता कुछ नहीं है और चुपचाप बस वांग जी को देख रहा होता है। वहीं लान वांग जी भी जब देखता है कि विंग मना नहीं कर रहा है तो वो वापस से उसे किस करना ट्राई कर देता है। बट जैसे ही विंग को याद आता है वो पिक्चर्स और वो सारी बातें, तो वो लान वांग जी को धक्का दे देता है और बोलता है धक्का देते हुए, तो तुमने उसे भी ऐसे ही किया था ना जब वो तुम्हारी गोद में बैठी हुई थी, लान वांग जी। और वो विंग ने ये बातें सारी रूड तरीके से बोल रहा था। ये सुनने के बाद तो लान वांग जी की आंखों में आंसू आते आते रह गए थे और वो बस एकदम शॉकिंग नज़रों के साथ में विंग को देख रहा था। तो वो बोलता है, नहीं विंग, मैंने उसे किस नहीं किया है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मेरे फर्स्ट और लास्ट हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी टच नहीं कर सकता। अब मैं कितने भी नशे में क्यों ना रहूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं टच कर सकता। तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा। तो विंग आगे आते हुए कहता, अच्छा तो मैं तुम पे बिलीव करूं, कैसे बिलीव करूं? जो मैंने देखा है अपनी आँखों से उस पर बिलीव करूं, जिसने मुझे पिक्चर सेंड किया है उस पर बिलीव करूं, या फिर तुम्हारी बातों पे बिलीव करूं? और इतना बोलने के साथ ही उसके कॉलर को पकड़े हुए था वो। तो लान वांग जी अपने कॉलर से उसके हाथ को हटाते हुए उसके हाथ को होल्ड करता है, इतना टाइटली पकड़ता है कि विंग के हाथों में दर्द हो रहा था, बट फिर भी पकड़ता है और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैंने वो सब कुछ नहीं किया है, बट अभी तुमने मुझसे 2 दिन से बात नहीं की है ठीक से। अगर ऐसा रहता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता विंग, और मैं जब उसके साथ ही था तो फिर मैं तुम्हारे पास ऐसे क्यों आता तुम्हें मनाने के लिए। तो इस पे विंग कहता है, अपने डैड के लिए, क्योंकि उन्होंने ही तो हमारा रिश्ता तय किया है ना।
ताकि तुम्हें मुझसे शादी ना करना पड़े। तुमने तो पहले भी कहा है ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो तुमने अच्छा बहाना ढूंढ लिया कि मेरे साथ ऐसे करोगे, वन नाइट स्पेंड करोगे, कभी न कभी सच बाहर आएगी और ये रिश्ता टूट जाएगा। यही सोच के आए थे ना। अब तो वांग जी को उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था। वो दांत पीसते हुए कहता है विंग। तो विंग भी कहता है हाँ यही सच है, यही सच्चाई है। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। अब विंग को भी बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसके चेस्ट पे पॉइंट करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसको पॉइंट करते हुए था तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसकी बातें सुनने के बाद तो वांग जी अपनी ही जगह पे धड़ाम से बैठ जाता है। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, और वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और अपने मन में सोचता है विंग इतना ज़्यादा कैसे सोच सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ ये सच है कि मैं इस घर के यंग मास्टर से शादी नहीं करना चाहता था, बट ये भी सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। विंग क्या तुम्हें वो सब नहीं दिखता? और ऐसा बोल करके उसकी आंखों से आंसू रोलन होकर गिर ही जाते हैं आखिर में। विंग को भी बहुत हर्ट हो रहा था, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, और वो कुछ नहीं कहता और वापस से बाथरूम में चला जाता है। और बाथरूम में जाने के बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है, और मिरर में देखने के बाद जो कुछ ने नीचे वॉश मशीन को वॉल को पकड़ा हुआ था, तो एक पंच कस के उसी वॉल में देता है, जिसके बाद उसके हाथों से खून बहना स्टार्ट हो जाता है चोट लगने से। पर फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहीं पे अपनी आंखों को बंद किए कुछ टाइम खुद को रेस्ट देने लगता है। इधर वांग जी अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था मानो सब खत्म हो चुका है, सब कुछ द एंड। अब कुछ भी कहने या सुनने के लिए बचा नहीं है। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसने खो दी है। फिर भी वो हिम्मत जुटा करके उठता है, और उठने के बाद वो जहाँ विंग का जो डेस्क मैट था वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद एक चिटचैट को पेपर को उठाता है, स्केच लेता है और उस पर लिख देता है, और वो ला करके मिरर पे चिपका देता है, और वहाँ से वो निकल जाता है चुपचाप। नीचे आया तो वहाँ कोई भी नहीं थे, बिकॉज सभी लोग ने उन्हें प्राइवेसी दी थी, तो सभी लोग अपने अपने रूम में थे, और वो चुपचाप से अपनी कार बैठ के वापस ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं कुछ टाइम बाद जब विंग बाहर आता है तो वो वांग जी को रूम में नहीं दिखता, तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो जब मिरर के पास जाता है तो देखता है वहाँ पे चिट चिपकाया हुआ है, तो वो उसे उखाड़ता और पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बट अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो मैं फिर कभी किसी के साथ शादी नहीं करूँगा, और मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को टच नहीं किया है विंग, प्लीज़ बिलीव मी। इतना लिखा हुआ था, और वहाँ पे आई लव यू भी लिखा हुआ था। फिर जब विंग उस चिट को पढ़ता है तो उसके हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी जो दिल की धड़कन है वो अंदर से ही सिकुड़ रही है, और उसे बस अपनी खींच भी ले रही, ताकि उसका दम घुटने जैसा हो रहा था उस टाइम। बट वो चिट लेके वैसे ही फर्श पे बैठ जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो इतना हार्श नहीं होना चाहता था वांग जी के साथ में, बट उसके दिल में जो भरा हुआ था एक गलत फहमी के तौर पे, वो सभी चीज़ें उसे बता देता है, जो कि उसे शायद नहीं करना चाहिए था। उसने एक अच्छे रिश्ते को इतना बिगाड़ दिया था। वो अपने आप ही बड़बड़ाते हुए कहता है क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्या? फिर वो कहता है नहीं, वो पिक्चर्स और जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो झूठ नहीं हो सकते हैं। मैं वांग जी को नहीं, मैं लंजा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। वो पहले ही से रिलेशनशिप में है, फिर भी उसने मेरे साथ रिलेशन बनाया। बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और इतना बोलने के बाद वो वापस से बेड पे जाके लेट जाता है। लेटने के बाद सुबह के रोना स्टार्ट कर देता है, फिर रोते रोते सो जाता है। एंड इधर जब वांग जी दोबारा से ऑफिस आया तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहता है और अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक देता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अगर वो काम नहीं करेगा तो वो बस विंग के बारे में ही सोचता रह जाएगा। वो आने के बाद क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुका था तो उसके ऑलरेडी बहुत सारे काम पेंडिंग्स थे, तो उन सभी
चीज़ों को करने में लग जाता है। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी आती है जी, तो कहता है सर आप आपको आपको अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि रात को 11 बज चुके थे। तो जब वांग जी अपने सर को उठा के ऊपर देखता है तो जी उसे देखने के बाद डर जाती है, बिकॉज वांग जी की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी थी और वो लग रहा था ऐसे कि नशे में हो। उसने कुछ भी नहीं किया था, बट उसके रोने की वजह से उसकी आई जैसी हो गई थी। तो जी अपना सर नीचे झुका लेती है एंड उसके बाद वो उसे बो डाउन करके उसके लिए कॉफ़ी रख देती है। और कॉफ़ी रखने के बाद वो बाहर आ जाती है और आने के बाद एक डेविल स्माइल देती है, बिकॉज उसने कॉफ़ी में दोबारा से ड्रग्स मिलाया था। वही वांग जी वो जब कॉफ़ी देखता है तो उसे नहीं पीता है, बिकॉज उसका मन नहीं कर रहा था। वो काम करते करते उसको लगभग 1 घंटा से ऊपर हो चुका था, तब जाकर उसे ध्यान आया कि उसके सामने कॉफ़ी भी रखी हुई थी। तो उस कॉफ़ी को ले जा कर के वो वॉश बेसिन में पलट देता है एंड उस कप को वापस ला के रख देता है। अब रात के 1 बज रहे थे, तो जीक लगता है कि बॉस ने वो ड्रग वाला कॉफ़ी पी लिया है, तो उसका तो लाइन क्लियर है। वही वांग जी अपने आप को कुर्सी पे लेन करके और अपने सर पे हेड रख मतलब अपने हेड पे हाथ को रखे हुए वो तब सोच रहा था प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें ही, और ताकि कुछ ऐड कर सके या फिर किसी को इंटरेक्ट कर सके। तो वो इन सभी चीज़ों को सोच रहा था और थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था 2 मिनट का। तभी सी ऑफिस में एंटर होती है और वो कहती है बॉस बॉस। तो जो वांगजी था वो सिर्फ हाथ हटाता है एंड उसके बाद उसको देखता है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती और उसके टेबल को ऐसे टच करते करते सेड्यूसिव वे में टच करते हुए उसके करीब जाती है और फिर उसके फेस के पास जाके हैंड को ऐसे सीक करती है। 1 सेकंड के लिए वांगजी को तो नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट जो वो हो रहा था तो उसे होने दे रहा था, बिकॉज वो ऑलरेडी थका हुआ था। फिर जी कहती है बॉस, तो फिर वांगजी कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो उसके हैंड्स को ले लेती है और कहती है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और इतना बोल करके वो वांगजी की तरफ झुकने लगती है। तो वांगजी उसे धक्का दे देता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो मेरे करीब कैसे आ सकती हो। इतना बोलने के बाद ही जब सेक्रेटरी को ये लगता है कि इसके बॉस नशे में नहीं है, तो वो डिसबिलीव के साथ में वांगजी को देखती है और उसके बाद वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती आई एम सो सॉरी बॉस, पर मेरा वो इरादा नहीं था। मैंने आपको बस स्ट्रेस देखा तो मैं आपको स्ट्रेस फ्री करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। और वो बो डाउन करके वहाँ खड़ी हो जाती क्योंकि उसे अपनी नौकरी प्यारी थी और वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। तो इस पर वांगजी कहता है गेट आउट, एंड जब तक काम ना हो तब तक मेरे कैबिन में नहीं आओगी। ऐसा बोल के वो जाने लग मतलब बोल देता है उसे और उसके बाद वो खुद वॉशरूम चला जाता है। और जब जी उसके जाने के बाद उस कॉफ़ी मग को देखती है तो देखती है कि वो तो पूरा खाली है। तो वो फिर कहती है अपने मन में कि इसने तो कॉफ़ी पूरा पिया है, तो फिर इस पर दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसे इतनी बार दिया है कि अब दवाई असर ही नहीं करती है। और ऐसा बोल करके वो उस मग को उठा लेती है और वहाँ से लेके चली जाती है। वहीं वांग जी वो वॉशरूम में जाने के बाद अपने फेस को वॉश करता है, फ्रेशन अप होता है एंड वापस से आके अपने चेयर पर बैठ के काम करना स्टार्ट कर देता है। और काम करते करते उसे मॉर्निंग के सुबह हो जाते हैं और मॉर्निंग के 5:30 बजे के अराउंड उसकी आंख लग जाती है और वो टेबल पर ही सर रख के सो जाता है। और जब लैंसी चैन ऑफिस आते हैं 9 बजे तो वो देखता है कि उसका भाई अभी भी पीसफुली वैसे ही सो रहा है। तो वो आके कहता है वांग जी तुम इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो, देखो तो खुद को कैसा तुमने बना लिया है। अब वांग जी का ऐसा ही रूटीन बन गया था, वो पूरा दिन रात ऑफिस में ही रहता, सारा काम भी वैसे ही ऑफिस में ही करता और रहता भी वैसे ही, वो घर नहीं जाता था। ऐसा करते करते लगभग उसे 7 दिन से ऊपर हो चुके थे। वो खाना नाश्ता सभी चीज़ ऑफिस में ही मंगवाता था और जी भी जो उसकी सेक्रेटरी थी वो बेवजह अब उसके कैबिन में नहीं आती थी और उसके लिए कॉफ़ी और जो भी ज़रूरत का सामान होता था वो उसका भाई लैंसी चैन ही ला के देता था उसे खाने के लिए या जो भी, और कोई भी नहीं आता था। अब तो इधर जी का भी प्लान फेल हो रहा था और वो जो मॉडल थी वो भी ऑफिस में आने का ट्राई करती तो उसे नीचे से ही भगा दिया जाता था क्योंकि सभी को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था।
और लान वांगजी का शेड्यूल ऐसे ही चल रहा था। उसने इतना ज़्यादा खुद को बिजी कर लिया था, खुद को वर्कोहॉलिक बना लिया था कि वो अब इसे बाहर की दुनिया से कोई से मतलब ही नहीं था। अब जिस दिन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, उस दिन अब तो वांगजी को बाहर जाना ही था। तो उसके डैड और लैन सिजन उसके ऑफिस में थे और वो कहते हैं, वांगजी आज हमारा प्रोडक्शन टीम पूरी तरह से तैयार है, बट मीडिया को रिप्रेजेंट तो तुम ही करोगे ना, और उस प्रोडक्ट को लॉन्च भी करना है तो तुम्हें आना ही चाहिए। ऐसा बोल करके वो सोफे पे जाकर बैठ जाता है। लैन सिजन कहता है, वांगजी वैसे भी तुम इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो हमारी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए, और तुम अपनी कंपनी के सीईओ भी हो, तो अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर मीडिया किससे सवाल पूछेगी और फिर कैसे कैसे सवाल पूछेगी, तो तुम्हें तो जवाब देना होगा ना। तो इस पर वांगजी कहता है, गौ आप भी तो प्रेसिडेंट है ना, तो आपको भी तो चलना चाहिए ना, आप जवाब दे दीजिए। तो इस पर लैन सिजन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सब को हैंडल करो वांगजी, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इस तरह से बंद करो, और शायद वहाँ विंग भी हो। ऐसा कह के वो कुछ नहीं बोलता और अपने भाई को देखने लगता है। विंग का नाम सुनने के साथ ही वांगजी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बिकॉज़ वो विंग को भले उससे बात ना करे बट वो उसे देखना चाहता है, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, ना ही उसके मोबाइल में विंग ने एक मैसेजेस भी नहीं किया है, ना ही कॉल किया है, कुछ भी नहीं। और उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसकी चेहरे को देखने के लिए, उसे देखने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। हाँ, भले ही उसने अपने आप को काम में झोंक दिया था, बट थोड़ी ही देर के लिए जैसे वो फ्री होता था, उसे वो सारी बातें हॉन्ट करती थी और उसे बहुत बुरा भी लगता था कि कोई रास्ता है ही नहीं जिससे सभी चीज़ें क्लियर की जा सके। बट फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन सभी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इतना बोलने के साथ ही वो अपने माइंड में ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो वो हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, ठीक है मैं टाइम पे आ जाऊँगा। तो ये सभी चीज़ें शाम को होने वाली थी 7 बजे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम के 7 बजे वो जो मॉडल थी, जो वो तैयार होकर एकदम अच्छे से आ चुकी थी। उसके साथ में एक और बॉय मेल मॉडल्स भी था, वो भी आ चुका था। जियांग कॉरपोरेशन के जियांग फैमियांग और जियांग फैमियांग, मैडम यू, यानली, जियांग चैंग और मेंग जी, मतलब वेंचिंग, सभी लोग रिप्रेजेंट थे। और वो डॉक्टर स्मिथ भी, क्योंकि उसी ने रिप्रेजेंट किया था इस प्रेजेंटेशन को, तो वो भी थे। इधर से लैन फैमिली से लैन शिरैन, उसके डैड, मतलब जो वांगजी के डैड थे वो, लैन सिजन और वांगजी, तीनों का एंट्री होती है। वो सभी आ चुके थे और एक एक करके सभी लोग एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे थे। ये सारी बातें तो लैन शिरैन को और जो जियांग फैंगमियान था उन लोग को पता थे, बट फिर भी वो दोनों एक साइड आते हैं और कहते हैं, अब बच्चों के बीच की वजह से हम अपने रिश्तों को ख़राब नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों पर माइंड मत कीजिए, एक दिन सभी चीज़ें ज़रूर सही हो जाएंगी। ऐसा कह के वो जियांग फैंगमियान को हाथ का पाठ करता है, तो जियांग फैंगमियान भी हाँ में नोट करता है और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वांगजी का तो मन नहीं हो रहा था ये सभी चीज़ों को अटेंड करने का, तो स्टेज पे जैसे रिप्रेजेंट करना था वैसे वो लोग मॉडल्स के साथ में, कुछ मॉडल्स के साथ में वो लोग एक प्रेजेंटेशन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं उन परफ्यूम्स को, और जो स्क्रीन बनाया गया था उन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद वो सभी चीज़ें आगे मेरिट वे में आगे शो के तौर पे वो लगा हुआ था। एंड पीछे वांगजी, दोनों मॉडल्स, जियांग चैन, डॉक्टर स्मिथ्स, एक सीट खाली थी जहाँ विंग को आना चाहिए था, क्योंकि इन सभी चीज़ों को उसने ही बनाया था, बट वो नहीं आया था उस समय, तो वो सीट खाली थी। तो इतने लोगों को आना था और सभी सवालों का जवाब देने थे। बाकी सभी लोग साइड साइड बैठे हुए थे जहाँ पे वीआईपीज़ लोगों के लिए बैठने की जगह थी, क्योंकि आज इसका लॉन्च होने वाला था। तो मीडिया लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और वांगजी भी और जियांग चैन और वो मॉडल सभी जवाब दे रहे होते हैं। तभी एक मीडिया रिपोर्टर पूछता है, जो कि उस जियो ने ही हायर किया हुआ था, तो वो कहता है कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए। तो वो वांगजी की तरफ देखते हुए सारा कहती है, एकदम हैंडसम, चार्मिंग, एलिगेंट एंड रिच होना चाहिए, वो किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, ऐसा बोलती ताकि इसे हिंट मिल जाए।
तो इतना सुनना था, तभी हमारी विंग की एंट्री होती है और वो आते ही कहता है तो मैं कैसा रहूँगा। ये सुनने के साथ ही सभी लोगों की निगाहें उस ओर जाती है जहाँ से ये साउंड आ रही थी, और वो आते ही, क्योंकि वो अभी डॉक्टर के यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के तौर पे वो आया हुआ था, और उसने ब्लैक कलर के ही सारे कपड़े वेयर किए हुए थे, मतलब ब्लैक पैंट्स, ब्लैक शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक कोट, जो देखने में वो एकदम अट्रैक्टिव लग रहा था। और आता है तो सभी मीडिया के वाले जितने भी थे, कैमरामैन उसकी तरफ, कैमरामैन फोकस करो सभी फोकस करने लगते हैं एंड हमारे विंग की एंट्री होती है और सभी उनका पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। आने के बाद वो स्टेज पर आता है जिसके हाथ में एक और परफ्यूम्स की बॉटल थी। तो वो कहता है हमारे आज का लेटेस्ट ब्रांड, ये उसी का लावालीटा का सेकंड है। और उसके बाद वो जो छोटे छोटे सैंपल्स लाया हुआ था वो सभी में बांट देता है। वो सच में एक यूनिक था और ये एक थ्रोबैक था जियांग कॉर्पोरेशन के लिए। अगर ये सभी चीज़ें एक साथ लॉन्च होती है तो उससे बहुत सारे मतलब बिजनेसमैन के साथ में डील करने का, मतलब हाथ मिला के उसके साथ कॉर्पोरेट करके काम करने का मौका मिल सकता था। और जो आइसक्रीम उसने बनाया था उसका फॉर्मूला बस उसी के पास था, किसी और के पास नहीं था। वो जिस तरह से बनाया था वो अगर मार्केट में लॉन्च होता तो वो बहुत रिलीफ होता बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स के लिए भी जो बहुत चीज़ों को छुपाना पड़ता है उसके लिए। तो आते ही वो एक एक करके स्टेज पे खड़ा हो जाता है और सभी कैमरामैन की तरफ बीप करते हुए पिक्चर क्लिक कराता है। क्लिक कराने के बाद वो सीधे उस मॉडल्स के पास जाता है, और मतलब लड़की नहीं लड़का मॉडल के पास जाता है, और जाने के बाद उससे उसके हाथों को उठाता है और उसके हैंड पे किस करता है। और वो मॉडल कोई और नहीं बल्कि न्यू ह्वेसांग था, जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी जब वो बेसुध होके जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं जब वांग जी उसे देखेगा कि उसने उसे किस किया है तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली वो गुस्सा है, बट उसका रिएक्शन देखना तो बनता है ना। तो मुझे ज़रूर बताना कि वो कितना जलेगा, जल कुकड़ा कहीं का। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। और अगर आज का पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून।